हेलो दोस्तों, मैं जयपाल कुमार सिंह प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो है बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति तहत ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर डिस्कस किया था। अब हम जो है इस लेक्चर में फिजिक्स का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि विभाग द्वारा सुझाए गए एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताबों पर बेस्ड है। हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं हम लोग। प्रकाश प्रकाश जो है क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, जैसे कि अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन बल्ब जब जलाते हैं, बल्ब जलती है, रोशनी में हम देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। यानी कि हम जब हम साउंड पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि तरंग क्या होता है। बस अभी के लिए इतना याद रखिए कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश का जो अध्ययन है फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी कि प्रकाशिकी कहते हैं। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो उसमें हम जो है एक्सेट्रा, तो उसमें हम जो है प्रकाशिकी में प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश के गुणों का, प्रकाश के जो चलने की जो गति है उसका, ये सब जो है प्रकाश के बारे में जितनी भी जो है अध्ययन है वो प्रकाशिकी के अंतर्गत आती है। तो क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है और हमें देखने में, वस्तुओं को देखने में, दुनिया को देखने में अनुभूति प्रदान करती है। इसकी चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी स्पीड, प्रकाश की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश जो है एक प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। बचपन में जो है आपने प्रयोग किया होगा, एक सीधी पाइप से किसी वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं, वो दिखता है, और जब हम उसे टेढ़ा कर देते हैं तो वो वस्तु नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम आते हैं कि प्रकाशीय स्रोत कौन कौन है, कहां से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो प्रकाशीय स्रोत में 5 प्रकार की वस्तुओं की हम चर्चा करेंगे। पहले प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं, वो पदार्थ, वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं से, जो प्रकाश को स्वयं से उत्सर्जित करती हैं, जिनमें से स्वयं प्रकाश निकलता है, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ये होते हैं, इनके एग्जांपल्स में देखिए सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है। पृथ्वी पर प्रकाश का जो है प्राकृतिक स्रोत वो केवल सूर्य है। इसके अलावा जो है कुछ मैन मेड, यानी कि मानव द्वारा जो बनाए गए हैं, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं क्योंकि इनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ये हमें दिखती हैं, लेकिन इन पे जो है दूसरे प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश जो है जाता है, उससे टकरा के हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब बनता है, तो हम देख पाते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उसे हम लोग अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि लोहा है, लकड़ी है, इत्यादि। इसमें चंद्रमा भी हमारा है, वो चमकता है, रात में हम देखते हैं कि चंद्रमा चमकता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो अदीप्त वस्तु है, यानी अदीप्त पिंड है, उसमें से स्वयं का उसका कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और हमें दिखाई पड़ता है। तीसरा है पारदर्शक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश जो है आर पार हो जाती है। क्योंकि जैसे कि बल्ब है, बल्ब जो है, बल्ब में आप देखा होगा शीशा लगा होता है, शीशे की जगह अगर कोई और मेटल का प्रयोग कर लें तो क्या प्रकाश निकलेगा उसमें से? नहीं निकलेगा। तो पारदर्शक वस्तुएं उसे कहा गया जिनमें से प्रकाश जो है आर पार हो जाती है, उसे कहते हैं पारदर्शक वस्तुएं। उनमें आता है कांच आता है, लेंस आता है, ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो है पारदर्शक वस्तुओं के। अब आते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें से पूर्ण प्रकाश जो है आर पार नहीं होता है, केवल उसका कुछ हिस्सा ही आर पार हो पाता है, तो उसे हम कहते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तुएं या फिर पारभासी। इसका एक और नाम होता है पारभासी वस्तुएं कहते हैं, पारभासी वस्तुएं कहा भी जाता
है, किसे, अर्ध पारदर्शक वस्तुओं को। तो इसके एग्जांपल्स में तेल से भिगा हुआ कागज आपने देखा होगा, उसमें से कुछ प्रकाश धुंधला टाइप का जो दिखाई दे। बादल है, बादल में से आपने देखा होगा कि सूरज की किरणें आती हुई तो नजर आती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कोहरा जब छाया रहता है फिर भी कुछ रोशनी हमें बिखरी हुई नजर आती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो ये सब जो है अर्ध पारदर्शक वस्तुओं के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। अब हम आते हैं अपारदर्शक, ओपेक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अपारदर्शक वस्तुएं वो होती हैं जिनमें से प्रकाश जो है आर पार बिल्कुल नहीं हो पाता, थोड़ा सा भी नहीं हो पाता, वो कहलाती हैं अपारदर्शक वस्तुएं। अधिकांश जो है हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, कुर्सी, टेबल, चेयर, ठीक है, ये सब जो है वो अपारदर्शक वस्तुओं की एग्जाम्पल है, जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि। अब इस अपारदर्शक वस्तु के कारण हमें एक फेनोमेना देखने को मिलती है, हमें एक चीज देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं छाया। तो छाया क्या है? तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पे पड़ती है तो उसके पीछे, क्योंकि प्रकाश उसको आर पार नहीं कर पाती है, प्रकाश उससे टकरा के वापस हो जाती है, तो उसके पीछे एक ब्लैक कलर का जो है धब्बा दिखाई देता है, उस आकार का ही दिखाई देता है, उस आकार का नहीं भी दिखाई दे सकता है, उसे हम लोग कहते हैं छाया। तो छाया क्या है? जब प्रकाश अपारदर्शक वस्तु से टकराती है तो अपारदर्शक वस्तु के पीछे आप जो है जो ब्लैक कलर का स्पॉट आपको नजर आता है उसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। आप इसे गर्मी के दिनों में या सूर्य की रोशनी में देख सकते हैं। तो इससे सवाल पूछता है कि छाया की लंबाई सबसे कम कब होती है? तो दोपहर के समय जब 12 बज रहा होता है और आप धूप में खड़े होइए तो आप जो है छाया की जो परछाई जो होती है, जो छाया जिसको परछाई भी कहते हैं, उसका जो लंबाई है बहुत कम होता है, वो आपके नीचे पैरों तले एकदम छोटा सा बनता है। और कब लंबी होती है, बहुत लंबी छाया कब बनती है? तो सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय, क्योंकि सन से जो आ रही रोशनी होती है वो आपको ऐसे पड़ती है कि आपके पीछे बहुत लंबी जो है छाया बन जाती है। तो इससे ये सवाल पूछा ही पूछा जाता है कि सबसे छोटी छाया कब बनती है? तो दोपहर के वक्त। और सबसे लंबी छाया कब बनती है? तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सबसे लंबी छाया बनती है। तो ये तो रहे प्रकाशीय स्रोत, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक जिसे पारभासी भी कहते हैं, और अपारदर्शक, और उससे बनने वाला कुछ फेनोमेना जिसको छाया कहते हैं, परछाई कहते हैं। अब हम आते हैं, हमें प्रकाश का जो गुण पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, इसमें हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो पहले हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन ये कहलाता है कि प्रकाश जब गति कर रही होती है तो उसके जो गति करते हुए उसके जो माध्यम में, उसके रास्ते में जब कोई अवरोध आ जाता है तो उससे वो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ये परावर्तन दो तरह का हो सकता है, एक रेगुलर या फिर इर्रेगुलर, यानी नियमित या विसरित। तो जो चिकनी सतह होती है, जो कोई जो वस्तु है, कोई जिसकी एकदम चिकनी एकदम पॉलिश की हुई एकदम चिकनी सतह होती है, उससे जो होता है, जो परावर्तन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और जो उबड़ खाबड़, जो रुखड़ी जो वस्तुएं होती हैं, उनसे हम जो परावर्तन होता है उसे इरेगुलर परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन उसे भी कहते हैं जिसमें परावर्तन का ये जो नियम है वो फॉलो होता है। तो अब हम देखते हैं कि परावर्तन का नियम क्या क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। क्या है? कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो जो सतह से टकराने वाली जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। और जब टकरा के जब उसी माध्यम में वापस हो जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और ये जो 90 डिग्री पे हम एक अविलंब डालते हैं इस पे, इनके मिलन बिंदु पे, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल या फिर अविलंब बोलते हैं। और ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम यह है प्रकाश का परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में जो बनता है, ये जो कोण बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। इसे कहते हैं हम आपतन कोण, और इसे हम डिनोट करते हैं आई से, आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है।
तो इससे सवाल पूछा जाता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये कोण बनते कहाँ हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ये आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में या फिर परावर्तित किरण और नॉर्मल अविलंब के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो आपतन कोण या फिर परावर्तन कोण कहलाता है, ना कि परावर्तित किरण और ये जो सतह है इसके बीच में बनने वाला। ठीक है, तो इसके बीच में ये बनने वाला कोण आपतन कोण परावर्तन कोण नहीं कहलाता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो प्रकाश की गति में माध्यम में जो अवरोध आता है उसे टकराकर पुनः लौट जाना है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये दो तरह का हो सकता है, रेगुलर और इरेगुलर, नियमित और विसरित। नियमित किससे होता है, चिकनी सतह से। चिकनी सतह से जो परावर्तन होता है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और उसमें ये दोनों नियम जो है फॉलो होते हैं। और विसरित यानी कि उबड़ खाबड़ जो सतह होती है, रुखड़ी सतह होती है, उससे जो है ये नियम फॉलो नहीं होता है, इसलिए हम इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हमें ये परावर्तन जो है पढ़ना है, लेकिन इस पे जो है दर्पण से परावर्तन को पढ़ना है। तो पहले जानिए कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी होती है और दूसरी सतह पॉलिश की हुई होती है। एक सतह चिकनी होती है और दूसरी सतह पॉलिश की होती है, जिससे कि ये एक अपारदर्शक वस्तु की तरफ बिहेव करती है और जो है प्रकाश जो है इस पे टकराता है और इससे परावर्तन होके वापस होता है। तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है प्रतिबिंब, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में दर्पण में देखते हैं। तो प्रतिबिंब क्या कहलाता है कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन यहाँ नाम आया, देखिए इसका सेकंड लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो अपवर्तन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती या काटती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब और छाया में बहुत अंतर है। छाया जो है जब अपारदर्शक वस्तु से जब प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती हैं तो एक ब्लैक स्पॉट बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। जबकि प्रतिबिंब क्या है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक काल्पनिक या वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक उसे कहते हैं जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वास्तविक उसे करते हैं जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसमें एक्चुअल जो है किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसमें काटती हुई केवल प्रतीत होती हैं उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण द्वारा हमें जो प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ना था, तो आपको पता हो गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो दर्पण जो है, देखिए अब दर्पण दो तरह का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं एकदम प्लेन है, प्लेन सरफेस जो होता है जिसका हम उसे कहते हैं समतल दर्पण। इसका उपयोग क्या होता है, दो यंत्र बनाने में इसका उपयोग होता है, एक परिदर्शी और एक बहुदर्शी। इसको बोलते हैं कैलिडियोस्कोप, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। परिदर्शी का जो है उपयोग जो है पनडुब्बियों में किया जाता है। यहां से सवाल एकदम पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। परिदर्शी का प्रयोग पनडुब्बियों में, ठीक है। एक मूवी है जिसमें गाजी अटैक करके है, उसमें आप देखिए कि किस तरह पनडुब्बी के द्वारा वो ऊपर की गतिविधियों को पानी में रहते हुए भी देखता है। वो जो यंत्र है उसी को हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। और बहुदर्शी में क्या है, बहुत तरह के कैलिडियोस्कोप इसको कहा जाता है, और ये जो है इसमें रंग बिरंगे डिजाइन तैयार किए जाते हैं, जैसे कि रंगोली टाइप का। ये समतल दर्पण के ही प्रयोग से बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। इससे देखिए आप लोगों के सिलेबस में जो इसके थ्रू जो बनने वाला जो प्रतिबिंब का जो नियम 6-7 है वो नहीं पढ़ना है, उसका जो उपयोग केवल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, एक गोले का एक भाग है जिसमें कि अंदर की तरफ जो है पॉलिश की हुई है और जो परावर्तक सतह है वो बाहर की तरह है, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण इसे टकराती है तो ये जो है उसको वितरित कर देता है, विसरित कर देता है, बहुत ज्यादा दूर में फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, एक गोले का भाग होता है, कांच गोलीय जो कांच होता है उसका भाग होता है, जिसमें कि बाहर की तरफ यह पॉलिश होता है बाहर की तरफ से, और अंदर की तरफ जो है रिफ्लेक्टिंग, इसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग सर्किट जो है अंदर की तरफ होता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह मतलब लाके कर देता है, एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये भी पूछा हुआ सवाल है कि अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो ये जो प्रकाश को बहुत ज्यादा दूर फैला देता है तो इसका उपयोग कहाँ होगा,
इसका उपयोग होगा साइड मिरर के रूप में। गाड़ियों में जो साइड मिरर लगे होते हैं, बहुत सारे दूर का जो व्यू है वो छोटे में दिखाता है। स्ट्रीट लैंप में इसका उपयोग होता है, इसीलिए कि स्ट्रीट लैंप में जब सड़कों पे जो है लैंप जो लगाया जाता है वो उसमें क्या करेगा, ज्यादा दूर तक प्रकाश जो है फैलाएगा, और ये जो है एक जगह प्रकाश को फोकस कर देता है। इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सर्च लाइटों में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है कि सूर्य के द्वारा जो आ रही रोशनी है उसको एक जगह एकत्रित करके खाना को पका देता है। सेविंग दर्पण में किया जाता है, दाढ़ी बनाने वाले जो है सेविंग दर्पण होते हैं वहां पे किया जाता है, क्योंकि वो बारीक से बारीक दिखा देता है। और ये कान, नाक और गले के डॉक्टर के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा इसके दर्पण के उपयोग। यहां से सवाल बनते हैं, प्रतिबिंब कितने तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के नियम क्या हैं, दर्पण क्या है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रकाश का और प्रकाश के एक गुण का अध्ययन किया जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आप जरूर से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम जो है जो प्रतिबद्धता है आप लोगों का साइंस का ये कंप्लीट कराने के लिए कोर्स, उसको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।